सो अगर आकाश आ गया, आकाश पहले आपने क्वेश्चन 6 पूछा, मैं साथ साथ देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पहले आकाश के क्वेश्चंस हैं, उसके डाउट्स हैं, वो हम ले लेते हैं एनसीईआरटी के। सो आज बच्चे एनसीईआरटी रोटेशनल मोशन के थोड़े से डाउट ले लेते हैं बच्चे। हाँ बेटा आकाश, अगर आप 6th क्वेश्चन है बच्चे, एक तो आपका हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब बच्चा हमारे पास रोटेशनल मोशन का 6 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द कंपोनेंट्स अलोंग द x y z axis of the angular momentum L of a particle whose position vector is r with the components x y z and momentum p with the components of px py and pz। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर आपके पास एक कोई पोजीशन वेक्टर है और इसके कंपोनेंट मेरे पास किसके बराबर है? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड बच्चे हमारे पास के कैप, और हमारे पास P जो आपका मोमेंटम है वो पी एक्स आई कैप है और पी वाई जे कैप है, और बच्चे आपके पास पी जेड आपके पास के कैप आ गया। और बोलता है बच्चे शो दैट इफ द पार्ट मूव्स ओनली ऑन द एक्स वाई प्लेन, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करेगा तो मोमेंटम सिर्फ पी एक्स और किसका होगा? पी वाई का, पी जेड होगा ही नहीं। द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली द जेड कंपोनेंट, तो एंगुलर मोमेंटम के पास सिर्फ जेड का कंपोनेंट होगा। तो हमारे पास एल किसके बराबर होता है? शाबाश बता दो। दिस इज आर क्रॉस ऑफ पी। और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? मेरे पास I माइनस ऑफ J और आपके पास के, ये आ गया। और मेरे पास X Y और आपके पास यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या आ गया? Z आ गया। और Z बच्चे क्योंकि ये बॉडी XY प्लेन के अंदर मूव कर रही है तो इसका सिर्फ आपके पास X और आपके पास यहाँ पर Y का कंपोनेंट होगा। मोमेंटम भी बच्चा हमारे पास PX और PY का होगा और ये बच्चे 0 हो जाए। आगे बात समझ में? क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि बॉडी आकाश किस में मूव कर रही है? ये एनसीईआरटी का 7.6 क्वेश्चन, वो ये बोल रहा है कि बॉडी सिर्फ किस में मूव कर रही है बच्चे? एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब इसको कैलकुलेट करने वाला रह गया। अगर तुम आई कैप लेते हो तो साफ पता लग रहा है 0 माइनस 0। अगर आप माइनस जे कैप लेते हो तो 0 माइनस 0। और अगर आप के कैप लेते हो तो कितना आ जाएगा? एक्स पी वाई माइनस ऑफ वाई पी एक्स, जो इस बात को प्रूव कर रहा है कि अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रही है, जेड भी नहीं है, पी जेड भी नहीं है, तभी तो एक्स वाई में मूव करेगी। तो आपका एंगुलर मोमेंटम सिर्फ कौन से यहाँ की तरफ को होगा बच्चे आपके पास? इट विल बी ओनली ऑन द जेड डायरेक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में आकाश? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते रहो आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.22। 7.22। तो हमारे पास 7.22 हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एज शोन इन द फिगर, ये एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी है हमारे पास। तो हमारे पास 7.22 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहते हैं? एज शोन इन द फिगर वी हैव द 2 स्टेप लैडर बी ए एंड सी ए। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड आ गया और इस ग्राउंड के ऊपर मेरे पास 2 आपके पास लैडर इस तरीके से आपके पास जुड़ी हुई है। देखिए कैसे हमारे पास लैडर का एक पार्ट आपके पास इस तरीके से जुड़ा हुआ है ऐसे, और लैडर का दूसरा पार्ट हमारे पास ऐसे जुड़ा हुआ है। और हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास इसकी मार्किंग गिवन है कि ये मेरे पास जी ए आ गया, सॉरी बहुत बड़ा हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर बी आ गया और ये मेरे पास आ गया सी। देखते जाते हैं। और रोप डीई, हमारे पास एक रोप है आपके पास डीई, वो कुछ इस तरीके से ज्वाइंट है। और रोप डीई, ये रोप हमारे पास डीई है। दिस इज ज्वाइंट आपके पास 0.5 मीटर इज टाइड हाफ ऑफ वी अप। तो हाफ ऑफ वी अप का मतलब यहां से L/2, तो L/2 ये L/2 और ये L/2, और खुद रोप की लेंथ किसके बराबर है? 0.5 मीटर के आसपास है। A weight of 40 kg is suspended from the point F 1.2 meter from the B along the ladder B। अब देखो यहां से 1.2 मीटर दूर यहाँ पर कोई F पॉइंट है और इस F पॉइंट से आपने किसी वेट को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। ये वेट को बच्चे हमने सस्पेंड कर दिया, यहाँ पे लटका दिया।
ये आ गया। और हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो 1.2 मीटर फ्रॉम बी है। तो हमारे पास भाई इसकी लेंथ यहां से बी से कितनी दूर है? आपके पास 1.2 मीटर। ओहो, ये बच्चा हमारे पास 1.2 मीटर दूर है। यह हमारे पास यहाँ से 1.2 मीटर आपके पास दूर की तरफ है। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ। Assume the floor to be frictionless and neglecting the weight of the ladder. Find the tension and the rope and the force exerted by the floor on the ladder. तो भैया ये क्वेश्चन हमारे पास है। एक तो इस रस्सी के अंदर बच्चा हमको टेंशन बतानी है। जो रोप आपने टाइप खोलते हैं ना बच्चे, तो रस्सी खुल जाती है, हाँ या नहीं? क्योंकि अगर एक बात बताओ, ये वेट की वजह से ये लैडर ओपन अप होने की कोशिश करेगी, ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो ये रस्सी की टेंशन है, ये इसको नीचे गिरने से रोकेगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही है? Yes, sir. ये लैडर है ना, ये देख स्टेपलर भी मिल गया, मजेदार काम हो गया। अब ये अगर रस्सी में इसके और इसके बीच में रस्सी जोड़ दूं, तो ये दूर जाने से बच जाएगा कि पास आ जाएगा? तो ये बच्चे दूर जाने से बच जाएगा। और अगर इसको मैं फ्रिक्शन लेस पे लगाता हूं, तो ये लैडर ओपन अप होने की कोशिश करेगी, ऐसे, हाँ या ना? ऐसे गिरेगी Yes, ना sir. नीचे। तो हम बीच में रस्सी बांध देते हैं ताकि लैडर के टांगे दूर ना जाए और ये वहीं का वहीं रहे, मास भी वहीं रहे और स्टेबिलिटी आ जाए। पॉइंट समझ में आ गया? तो मुझे इस रस्सी की क्या बतानी है? टेंशन बतानी है। और दूसरी बात बच्चे, हमारे पास इस रस्सी के अंदर हमारे पास यहाँ पर अगर टेंशन बतानी है तो दो चीजें और भी बतानी है। दो चीजें और कौन कौन सी बतानी है? एक बच्चा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन ये वाली, और एक नॉर्मल रिएक्शन ये वाली। तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन N1 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर N2 को बताना। अब क्वेश्चन को बच्चे हमने यहाँ पर देखना है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज है? हमारे पास BA और CA, तो BA और CA सॉल्यूशन। हमारे पास BA और बच्चा आपके पास CA, ये एग्जैक्टली कितने के बराबर है? 1.6 मीटर की है। एंड हिंज्ड एट A, और A पे बच्चा हमारे पास यहाँ पर हिंज कर दिया गया। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर हिंज को कर दिया गया। और दूसरी बात बच्चा, हमारे पास अगर हिंज कर दिया गया तो यही बच्चा हमारे पास, इसी के अबाउट हम सारे के सारे टॉर्क को मेजर करेंगे, सारे टॉर्क। तो हमारे पास दिस इज हिंज्ड एट ए, दिस इज हिंज्ड एट ए। तो इसका मतलब बच्चा हम ए पॉइंट को क्या मानेंगे बच्चे? द पॉइंट ऑफ रोटेशन। द पॉइंट ऑफ रोटेशन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम 7.22 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का। काफी खतरनाक क्वेश्चन है ये। और ये बच्चा हमारे पास रोटेशनल मोशन, अलग अलग पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। जैसे बच्चा हमारे पास ए आ गया, ये भी चीज आ गई। हम यहाँ से एक लाइन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसको पॉइंट ऑफ रोटेशनल मोशन। चलो जी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी हम इसके अंदर से कोशिश कर पाएंगे आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। स्टार्ट करते हैं, एक आधा बच्चा मेरे साथ करता है। सबसे पहले हम जब भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम आएगा तो हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को देखेंगे। बताओ इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब कि जितनी फोर्सेस अपवर्ड लग रही है उतनी डाउनवर्ड लग जाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लैडर का तो कोई वेट नहीं है, वेट से बच्चे इस ऑब्जेक्ट का है, और ये वेट है बच्चे 40 किलो का। ये बच्चा हमारे पास 40 किलो का है। तो N1 ऊपर लग रहा है, N2 भी ऊपर लग रहा है, और mg यानी कि 40 kg यानी 400 न्यूटन नीचे लग रहा है। ये पॉइंट आप सबको समझ में आ गया? ये पॉइंट बच्चा आप सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब बच्चा हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालना। अब ये पॉइंट हमारे पास सरदर्द होने वाला है। सरदर्द इसलिए क्योंकि कंसंट्रेशन लगेगी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट द पॉइंट ओ, अबाउट द पॉइंट ओ मुंह से निकल जाता है, लेकिन अबाउट पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? ए। अबाउट द पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालना है, अब ये आपके पास ये टेंशंस भी हैं हमारे पास, याद रखना ये टेंशंस भी हैं और ये नॉर्मल रिएक्शंस भी हैं और हमारे पास ये वेट भी है। एक एक करके काम हमको शुरू करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले
हम यहाँ पे टॉर्क निकालना शुरू करते हैं बच्चे N1 के थ्रू। N1 क्योंकि जर्नल, ये N1 का मुझे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, शाबाश बता दो। मुझे N1 का यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन ऑफ एक्शन, आ गया। और फिर मुझे यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बच्चा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारे पास, ये आपके पास पॉइंट को हम मान लेते हैं सपोज कि ये ABCDF है, तो इसको मैं G मान लेता हूँ, BG। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, BG के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस BG आ गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और फोर्स बच्चा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन N1 है। डायरेक्शन कोई बच्चा बता सकता है इसकी डायरेक्शन आपके पास कितने के बराबर हो जाएगी जी? कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी डायरेक्शन किसके बराबर हो जाएगी? शाबाश। कोई बच्चा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से यहाँ की तरफ को आ रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फोर्स ऊपर की तरफ को जा रही है, तो ये R क्रॉस F, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ये हमारे पास यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट वन, इसी तरीके से अब मेरे पास दूसरी फोर्स है, और दूसरी फोर्स बच्चा हमारे पास टॉर्क ड्यू टू N2 है। N2 के लिए भी बच्चे मुझे नहीं लगता कि बच्चे कोई डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा। और आपके पास यहाँ पर अब बस फर्क सिर्फ इतना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस G से नॉर्मल रिएक्शन N2, और इसकी डायरेक्शन बता दो कहाँ पर है। ये R यहाँ पर है और बच्चा हमारे पास F ऊपर, तो डायरेक्शन बता दो आप। ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर देंगे। और कौन कौन सी फोर्सेस हमारे पास? अब नेक्स्ट फोर्स आ जाती है बच्चा आपके पास टेंशन T। ये बच्चा अब हमारे पास यहाँ पे टेंशन T है। टेंशन T की वजह से इसका लाइन ऑफ एक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर है। अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास यहाँ पर है और इसका भी यहाँ पर है, तो हमारे पास टेंशन आपके पास आ गई T। निकालना तो यही है। अब हमारे पास O पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, फोकस करना। और ये बच्चा हमारे पास ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। एक मिनट मुझे कलर चेंज करने देना बच्चे, कलर चेंज कर लेते हैं। यह आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, और ये बच्चा हमारे पास ये वाली चीज आ गई, और ये हाफ दी वे है बच्चा, हाफ दी वे, तो ये 0.6 है। ये बच्चा हमारे पास 0.6 है, तो इससे बच्चे हम चीजों को निकाल सकते हैं बड़े आराम से। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मैं G आ गया, मैं इसको H मान लेता हूं, तो DH आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर R नीचे आ रहा है और ये H ऊपर, तो इसकी वजह से ये टॉर्क ऐसे लग जाएगा, यानी कि ये टॉर्क मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज लग जाएगा। तो मेरे पास टेंशन T मल्टीप्लाइड बाय आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस DH, और ये डायरेक्शन मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, आपके पास आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे पास एक और टेंशन है T। बताओ बच्चों उस टेंशन की वजह से क्या आ जाएगा? हमारे पास जो दूसरी टेंशन है उसकी वजह से भी आपके पास यहाँ पर T मल्टीप्लाइड बाई, अब आपके पास डिस्टेंस कितने के बराबर है, HE। ये बच्चे हमारे पास HE। अब अगर हम देखते हैं तो फोर्स नीचे है, डिस्टेंस यहाँ पर है, तो R क्रॉस F, तो R क्रॉस F इसकी डायरेक्शन आपके क्लॉकवाइज, ये बच्चे क्लॉकवाइज आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्लॉकवाइज। और कौन सी फोर्स रहेगी? एक फोर्स रहेगी है बच्चा हमारे पास 40 kg की। तो 40 kg के फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपके पास, अब कलर खत्म हो जाएंगे मेरे को लगता है, चलो हमारे पास इसका लाइन ऑफ एक्शन आपके पास यहाँ पर बन गया, और मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ये वाला, और हमारे पास H आ गया, E भी गिवन है भैया। अब मेरे पास क्या, चलो L मान लेते, L मान ले, चलो L मान लेते, कोई बात नहीं। हमारे पास FL आ जाएगा। यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू 40 kg, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस FL और फोर्स बच्चे मेरे पास 400 न्यूटन की है। डायरेक्शन हमारे पास फोर्स नीचे आ रही है, और बच्चे ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन नीचे है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चे हमारे पास यहाँ पर है, तो R क्रॉस F इसकी डायरेक्शन ऐसे। ये डायरेक्शन बच्चे हमारे पास कैसे आ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज वाली यहाँ पर 3 है और क्लॉकवाइज वाले बच्चे हमारे पास 4 है। तो हमारे पास यहाँ पर जो फिगर बच्चा हमारे पास है यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर ए और एफ है। बस अब हमको डिस्टेंस निकालने वाले रहेंगे और उसके बाद लगता है बच्चा हमारे पास मैक्सिमम काम हो जाएगा। सो हमारे पास अब बताओ कि आपके पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे आ जाएगी। We have to find out the equation of the equilibrium. इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? क्लॉकवाइज वाले को एक तरफ कर लो, एंटी क्लॉकवाइज वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, बी जी इंटू N1 और बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ टी इंटू आपके पास एच ई और बच्चे इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ। हमारे पास यहाँ पर जी सी आपके पास N2 GC N2 और आपके पास प्लस ऑफ FL इंटू आपके पास 400, ये 400 और प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर T इंटू DH, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। इन सबका सम अगर आपस के अंदर सेम हो जाता है तो लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड, तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी आ जाती है, आपके पास सेकंड। इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके बच्चे हमको N1 और N2 निकालना है, नंबर 1। और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर टेंशन T को भी निकालना है। क्या आपके पास टेंशन T आपके पास किसके बराबर है, कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चे मेरे को नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा और ये पूरा पर डायग्राम फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्टेंस आपके पास नहीं निकलेंगे। चलिए, सो आपकी भी हेल्प चाहिए, आपकी भी पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चे, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन आप करोगे तो आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि ये हमारे पास यहाँ पर एक आपने रस्सी को लगा दिया, ये रस्सी को टोटल लेंथ आपके पास कितने के बराबर है, 1.6 मीटर। देखते हैं, ये 1.6 मीटर है, ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास यहाँ पर बी पॉइंट आ गया और ये बच्चा हमारे पास यहाँ से नीचे की तरफ को हम आए, ये सी पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पर एच लिया हुआ है, इसको जी लिया हुआ है, एच और एल। एक मिनट, ये बच्चा हमारे पास जी एच और एल, एक मिनट, ये हमारे पास आ गया जी, नाउ दिस इज जी, ये बच्चा हमारे पास एच आ गया, ये हमारे पास यहाँ से आपके पास फोर्स है और ये हमारे पास यहाँ पर एल आ गया। अच्छा जी, इन पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं। ये मेरे पास डी है, ये बच्चा हमारे पास ई है और ये मेरे पास यहाँ पर एफ है और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। और एक और चीज, बी और एफ के बीच की दूरी कितने की है बच्चा हमारे पास, बी और एफ की दूरी 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। तो ऊपर से नीचे कितना रह गया बच्चा हमारे पास, शाबाश बताओ। ये बच्चे 1.2 मीटर है, तो ऊपर से नीचे आपके पास कितना रह गया, शाबाश। ये बच्चे 0.4 मीटर रह गया। और इसकी रस्सी की टोटल लेंथ, रस्सी की टोटल लेंथ आपके पास कितने के बराबर है, रोप डी ई 0.5 मीटर। तो ये बच्चा हमारे पास 0.5 मीटर आ गया। अच्छा, अब बच्चा हमारे को अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाकर बच्चे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चले स्टार्ट बच्चे। अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल ले लेता हूँ ए डी ई, अब बच्चे हमारे पास एन ट्राइंगल ए बी और बच्चे हमारे पास सी। अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ए डी कितने के बराबर है और बच्चे डिवाइडेड बाई ए बी, हाँ या ना बच्चे। और यहाँ पर नेक्स्ट बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आपके पास दूसरी चीज आपके लिए ए एच को निकालेंगे नहीं, हम बी सी को निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास डी ए और नीचे बच्चे हमारे पास बी सी, ये हमारे पास आ गया। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ए डी की वैल्यू आपके पास 0.8 और ये 1.6, डी ए की वैल्यू बच्चे 0.5, तो बी सी की वैल्यू कितने के बराबर है ये हमने देखना है। तो ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा बच्चे, तो आपके पास बी सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1 मीटर। सर ये दिया हुआ है ना कि डी और ई मिड पॉइंट्स है। फिर से बोल बच्चे क्वेश्चन, शाबाश। सर हमें ये दिया हुआ कि डी और ई जो है वो मिड पॉइंट्स है। हाँ, ये गिवन है बच्चे। फिर सर सीधा मिड पॉइंट थ्योरम लगाते।
हाँ कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। मतलब कि जब हम क्वेश्चन, अभी आप मेरी एज में नहीं आए हो ना, जब आप मेरी एज में आओगे तो आपको पता लगेगा कि एक एक बात जो आप कहते हो उसके अंदर से बच्चे जो बच्चा होता है उसको कैसे फॉलो करता है, एक नॉर्मल बच्चा भी और एक थोड़ा सा मुश्किल से सोचने वाला बच्चा भी। पॉइंट ये बच्चे, ठीक है, और कुछ नहीं। है ना? सर तो मैंने भी वैसे ही किया था अभी। हाँ जी, वैसे किया था आपने। चलो नेक्स्ट वन। अब ये इसका मतलब अब डिस्टेंसेस आ जाएंगे। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर कुछ एक डिस्टेंसेस हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। ये बच्चे जो जो डिस्टेंस हमारे पास आते जाएंगे, सबसे पहले बीजी बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर। हाँ या ना? मेरे पास डीएच कितने के बराबर आ जाएगा, या एच ई कितने के बराबर आ जाएगा, ये जीसी के बराबर भी है। डीएच और एच ई कितने के बराबर आ जाएगा, 0.25। 0.25 मीटर, ये भी हमारे पास आ गया। अच्छा, अब पॉइंट रह गया बच्चे एफ एल को निकालना। अब एफ एल को निकालना बच्चे, ये एफ एल है हमारे पास, इसको निकालना। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग, इसमें भी वैसे तो बच्चे आपके पास ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ही लग जाएगी आपके पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ए एफ एल ले लेते हैं और एक ए डी एच ले लेते हैं। तो हमारे पास हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए एफ एल, और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए डी, और बच्चे हमारे पास एच। अब देखते हैं बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर एफ डी की वैल्यू, ए डी बच्चे हमारे पास, और बच्चे हमारे पास ए एफ, और दूसरा बच्चा हमारे पास, आपके पास आ गया ए डी आ गया ना आपके पास, पहले हमने ए डी लिया है, तो डी एच और ए एफ की जगह बच्चे हमारे पास एफ है। अब बताओ बच्चे, ए डी की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है, 0.8, और ए एफ की वैल्यू कितने के बराबर है, 0.4। डी आपके पास एच की वैल्यू 0.25, और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर एफ एल की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 आ जाएगा बच्चे। तो एफ एल की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 0.25 डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ कितने के बराबर आ जाएगा ये बच्चे। चलो इसको हम इतना ही रहने देते हैं, कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाई 2। चलिए ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, अब मेरे पास यहाँ पर एफ एल भी आ गया। एफ एल बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 0.25/2 मीटर। होप सो बच्चे हमने कई डिस्टेंसेस इसके अंदर से निकाल लिए। अब पॉइंट आ जाता है बच्चे, इसको इक्वेशन को बनाना, बीजी इंटू एन वन, धीरे धीरे करके। सो पहले बच्चा हमारे पास बीजी इंटू एन वन प्लस ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, टी इंटू एच ई, तो हमारे पास टी इंटू एच ई, और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा ये तो 2 ही थी, इज इक्वल टू जी सी, और बच्चा हमारे पास जी इंटू हमारे पास यहाँ पर सी, और जी सी इंटू एन टू, तो जी सी बच्चा हमारे पास इंटू एन टू, तो हमारे पास जी सी, अच्छा ये वाला जीसी बच्चा हमारे पास इंटू आपके पास यहाँ पर एन टू। नेक्स्ट वन है बच्चे एफ एल इंटू 400, तो प्लस ऑफ एफ एल इंटू 400, और लास्ट रह गया बच्चे टेंशन टी इंटू बच्चा हमारे पास डीएच। तो एक चीज तो फटाफट चलेगी, बताओ कौन सी चीज फटाफट चलेगी बच्चे, टेंशन वाली, क्योंकि दोनों तरफ टेंशन टी और एच ई और डीएच बराबर है, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। और बीजी, अब बीजी की वैल्यू बच्चे 0.5 इंटू एन वन इज इक्वल टू जीसी, जीसी भी 0.5 इंटू एन टू, ए प्लस ऑफ एफ एल बच्चे 0.25/2 मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास कितना आ जाएगा, 400। तो ये बच्चे आपके पास 100 और ये 50 आ जाएगा। एंड देयरफॉर यहाँ पर बताओ बच्चे फटाफट हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 0.5 इंटू एन वन माइनस ऑफ 0.5 इंटू एन टू, तो ये पॉइंट से आपके पास 400 और ये 50 आ जाएगा, और एन वन माइनस ऑफ एन टू बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, 100 आ जाएगा बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास 100 आ जाएगा। और इससे पहले बता दो कि n1 प्लस ऑफ n2 किसके बराबर था, वो तो 400 था। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और हमारे पास अब n1 आपके पास प्लस ऑफ n2, तो जल्दी बताओ n1 प्लस ऑफ n2 किसके बराबर था, शाबाश, ये हमारे पास 400, और n1 माइनस ऑफ n2 किसके बराबर है, 100। तो यहाँ पर बच्चे अब ये कैंसिल,
तो बताओ 2n1 इज इक्वल टू 500, तो n1 बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 250 न्यूटन। तो बताओ n2 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, बताओ शाबाश। n2 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश बता दो। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी 150 न्यूटन। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली, याद रखना अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अगर आप जी की वैल्यू, क्योंकि इसमें टीचर आकाश ये बोल रहा है जी की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8, ठीक है। ये बात Yes, sir. मैं अब आपको बता रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताई, पहले कैलकुलेशन टफ हो जानी थी। तो आंसर 250 से थोड़ा आसपास लाई करेगा और 150 के आसपास, लेकिन 9.8 से लेने के बावजूद। और मैंने ये क्यों करवा दिया, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। अब आपको सिंपल जी की जगह 9.8 डाल देना है, तो आंसर एनसीईआरटी से मैच कर जाएगा। मैंने जी की वैल्यू कितनी ले लिया बच्चा, आपके पास 10 ले लिया। नेक्स्ट बच्चा हमारे को अब यहाँ पर क्या बतानी है बच्चे, टेंशन बतानी है। अब बच्चा हमारे पास टेंशन बतानी है, तो अब ये कैसे बताएं, क्योंकि अगर मैं कोई भी इक्वेशन उठाता हूं तो वहां पर जो टेंशन होती है बच्चे, वो तो आपके पास क्या हो रही है बच्चे, कैंसल आउट हो रही है। वो बच्चा हमारे पास कैंसल आउट हो रही है। इस वजह से बच्चा हमारे पास, अगर हम यहाँ पर इसकी ए बी साइड के इक्विलिब्रियम, क्योंकि बच्चे है तो ये इक्विलिब्रियम पे, अगर हम वहां पर इसके इक्विलिब्रियम की बात करें बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होनी शुरू हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पर टेंशन निकालनी है तो मैं किसी एक साइड की इक्वेशन ले लेता हूँ, और बच्चे वो भी हमारे पास किसके अंदर है बच्चे, इक्विलिब्रियम पे। तो पॉइंट को समझना बच्चे, फॉर फाइंडिंग द टेंशन, फॉर फाइंडिंग द टेंशन, अगर बच्चे हम टेंशन को निकालना चाहते हैं, फॉर फाइंडिंग द टेंशन हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, दे आपके पास रोटेशनल, आपके पास दे रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, हम सारे के सारे यहाँ पर बच्चे मूवमेंट्स के अगर इक्वेशन ले लेते हैं आपके पास अबाउट ओ, तो अब आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पर दोबारा फिर से वो सारी की सारी चीजें ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक है अबाउट, आपके पास एक 400 है, एक टेंशन है और एक नॉर्मल रिएक्शन है, और हमारे पास इन सब का दोबारा से बच्चा आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चे, टॉर्क लेके इसके रिजल्ट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो दोबारा से देखते हैं बच्चे हमारे पास क्या, तो मेरे पास यहाँ पर दोबारा से ये ए पॉइंट आ गया, ये बच्चा हमारे पास फोर्स एफ आ गई, और हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आ गया जो कि N1 है, और ये रस्सी की टेंशन मेरे पास क्या आ गई T1, सॉरी T1 नहीं T आ जाएगी। हमारे पास अब यहाँ पर दोबारा से इन सबके टॉर्क कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमारे पास इस फोर्स की वजह से टॉर्क यहाँ पर आ जाएगा, और हमारे पास इसकी वजह से आपका टॉर्क यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा से वही चीज है, और हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क कहाँ की तरफ को आ जाएगा, बताओ शाबाश, हमारे पास इसकी वजह से टॉर्क इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास दो टॉर्क आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज, तो इनको अब आप ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये टेंशन अब आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाली चीज रहेगी, ठीक है। इसको निकाल कर आकाश अब आप कर सकते हो, ठीक है, ये हिंट है, अब आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो आकाश, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश, ये टेंशन आप कोशिश करिएगा, नहीं होगी मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। Okay, sir. Okay. 7.25. 7.25 टू डिस्क वाला, ओके। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.25 आपके पास है, एंड दिस इज द एनसीईआरटी, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चा हमारे पास क्या कहता है, टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 आप मूविंग अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, यानी कि मेरे पास यहाँ पर दो डिस्क है, और ये दोनों की दोनों डिस्क अपनी अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रही। हमारे पास ये अपनी अपनी एक्सिस, ये कोई एक्सिस है और ये बच्चा हमारे पास रोटेट हो रही है। हमारे पास इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या है बच्चे, एक का I1 दूसरे का I2, ये हमारे पास है। And with the angular velocity omega1 and omega2 brought into contact face to face where their axes of rotation coincide, find the angular speed of their two disk system.
सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज लेस देन, मतलब कि ये सारी की सारी चीजें लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा, करना कैसे, देखिए हमारे पास मान लिया जाए कि ये ओमेगा 1 से रोटेट हो रही है और ये बच्चे ओमेगा 2 से, और यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चा ये बोल सकता है कि सर अगर मैं डायरेक्शन को सेम ना लूं तो फिर क्या होगा, उसको इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये दोनों डिस्क मजेदार ढंग से बच्चे रोटेट हो रही हैं, और फिर क्या करता है, कोई पर्सन इन दोनों डिस्क को एक ही एक्सिस के ऊपर लेके आ जाता है ऐसे। ये देखिए, ये डिस्क बच्चे एक फेस टू फेस बच्चे पास लेके आ जाते हैं, और इन दोनों के एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कर जाती है, कोइंसाइड कर जाती है, और ये आपके पास ओमेगा 2 से रोटेट हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, और ये रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है। तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद बच्चे ऊपर वाले का अपना एंगुलर मोमेंटम है, नीचे वाले का अपना एंगुलर मोमेंटम है, और ये जैसे कांटेक्ट में आप लेके आते हो तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखना, they both disc attain common angular velocity, both the disc attains कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। ये बच्चे हमारे पास कॉमन एंगुलर वेलोसिटी को अटेन कर जाएंगे, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, इनकी थोड़ी देर के बाद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, और वो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, पर निकाले कैसे, मैं समझाता हूं। यहां पर इनिशियली दोनों का एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 है, और ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड और कॉमन एंगुलर स्पीड आ जाएगी ओमेगा। देयरफॉर आपके पास यहां पर कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी हैव I1 ओमेगा 1 प्लस ऑफ I2 ओमेगा 2 divided by I1 plus of I2 based on conservation of angular momentum। अब बाकी बच्चे फोकस करना, ध्यान से समझना, मान लिया जाए, मेरे हाथों की तरफ ध्यान से देखना, यहां पर दोनों की दोनों कॉइल्स जो थी बच्चे, या दोनों डिस्क आपकी एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड, तो ये दोनों आपस में ऐड हुई। लेकिन याद रखना बच्चे, याद रखना, अगर ये दोनों हमारे पास मान लिया जाए एक क्लॉकवाइज चल रही होती और एक एंटी क्लॉकवाइज चल रही होती, तो एक का एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड होता और एक का क्या होता, डाउनवर्ड। ये क्वेश्चन अब आपको IIT एडवांस, जेईई मेंस, नीट, KVPY, IOQP के अंदर पूछा जा सकता, क्योंकि NCERT ने एक बात तो समझा दी कि दोनों की रोटेशन एक ही डायरेक्शन में थी, और ढंग से समझा ही नहीं है, इसने बता के छोड़ दिया। और यहीं पर IIT एडवांस वाले या फिर बच्चे जेईई मेंस वाले ये बोलते हैं, अगर हम बच्चे को ये देखने की कोशिश करें कि मैं एक डिस्क को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, फिर मैं इनको कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो क्या होगा, फिर कॉमन स्पीड क्या होगी, याद रखना हमारे पास तब आपकी जो कॉमन स्पीड होगी, मैं साइड पे लिख रहा हूं बच्चे, अगर हमारे पास इसमें से एक डिस्क बच्चा आपके पास चल रही होती एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी डिस्क बच्चा हमारे पास चल रही होती क्लॉकवाइज, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं होता, और तब आपकी कॉमन स्पीड क्या होती, I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 और अपॉन I1 प्लस ऑफ I2। फोकस करना बच्चे, फोकस करना, यहां पर इस बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपकी NCERT की प्रॉब्लम है, और जो छोटी पार्ट है बच्चे उसके अंदर NCERT पे बेस्ड जो मेरी समझ डेवलप हो रही है, मैं उसको लिख रहा हूं कि माइनस भी आ सकता है, लेकिन माइनस कब आएगा, जब ये दोनों डिस्क इनिशियली सेम डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रही थी। हाँ, कॉमन स्पीड जब आ जाती है फिर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। अब पहला पॉइंट तो हो गया बच्चे हमारे पास, एंगुलर स्पीड ऑफ द टू डिस्क सिस्टम, तो पहला पार्ट हो गया। आकाश, ये पहला पार्ट हो गया। अब आकाश इसका आ जाता है सेकंड पार्ट, और ये बोलता है बच्चे फाइंड दी, आपके पास और शो करना है कि आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज का सम सेम नहीं। हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क 1 अगर हम इनिशियल लेने की कोशिश करें तो ये किसके बराबर है, तो हाफ इंटू I1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ऑफ I2
2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके बराबर है? शाबाश, देखिएगा, हाफ इंटू I1 प्लस ऑफ I2 इंटू ओमेगा कॉमन का स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि बात के अंदर तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर दोनों कॉमन स्पीड से चल रही है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो बच्चा आपके पास ऐसी आ जाएगी, दोनों एक बॉडी बन चुकी है। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालूं, कौन बच्चा बताएगा? हाफ इंटू I1 प्लस ऑफ I2। यहां पर अगर मैं ओमेगा की वैल्यू डालूं, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2 एंड डिवाइडेड बाय I1 प्लस ऑफ I2 का होल स्क्वायर। बताओ क्या बच जाएगा? ये I1 प्लस I2 और नीचे वाला I1 प्लस I2 ये एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल, लेकिन एक नीचे I1 प्लस I2 बच जाएगा। हाफ इंटू I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये आ जाएगा। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? I1 प्लस ऑफ I2, ये हमारे पास है। अब मुझे इन दोनों के बच्चे एनर्जीज का डिफरेंस निकालना। कैसे निकालते हैं? हमारे पास देखिए, यहाँ पर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हाफ इंटू I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये पहली टर्म है, माइनस ऑफ। नेक्स्ट बच्चा बताओ हमारे पास क्या है? नेक्स्ट बताओ क्या आ जाएगा? मेरे पास यहाँ पर हाफ इंटू I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? I1 प्लस ऑफ I2। ध्यान से समझना, अगर इसमें से हाफ कॉमन निकल जाता है तो एलसीएम मेरे पास कितने के बराबर आ गया? यह बच्चा आ गया I1 प्लस ऑफ I2। अगर बच्चा हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब आप ऐसे ही करते हो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, ये तो वैसे का वैसे रह जाएगा। मेरे पास टर्म्स कौन कौन से बच जाएंगे? I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे आपके पास I2 I1 ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। फिर मेरे पास क्या आएगा? प्लस ऑफ I1 I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर। फिर बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ I2 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर। मैं एलसीएम ले रहा हूं, I1 प्लस I2। यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। आकाश, तूने बहुत बच्चों की हेल्प कर दी, क्योंकि बच्चे कभी एडिशनल एक्सरसाइज की तरफ जाते ही नहीं, और आपके पास ये आ जाएगा, ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? I1 I2 I1 I2 I1 I2 कॉमन निकल जाएगा। अगर ये हमारे पास कॉमन निकल जाएगा तो अब अंदर क्या रह गया? तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ये बच्चे हाफ। अब बाहर बच्चे हमारे पास I1 I2 नीचे I1 प्लस ऑफ I2। अब अंदर क्या रह गया? जरा चेक कर लेते हैं। ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। बताओ क्या फॉर्मूला बन गया बच्चे? बताओ, शाबाश। हाफ इंटू I1 I2 I1 प्लस ऑफ I2, और बच्चे हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब टीचर बोलता है कि ये शो करना है कि ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल एनर्जी के अंदर लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ मैं बताता हूँ। हमारे पास मैंने ये डेल्टा की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला? बताओ, शाबाश। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल से बड़ी है तभी तो आपका रिजल्ट क्या आया बच्चे? पॉजिटिव। तभी तो हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। ये काइनेटिक एनर्जी बच्चा हमारे पास यहाँ पर कहाँ चलेगी? जो फ्रिक्शन होती है, क्योंकि जब आप दोनों को कांटेक्ट में लेके आओगे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, उसको एनकाउंटर करने में चली जाएगी। तो इस वजह से बच्चे काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। लेकिन एक बात बताओ, अब मैं आपका सर खाता हूं, अगर ये दोनों के दोनों, अब आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, अगर ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आती, एक बच्चे एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी क्लॉकवाइज चलती,
तो कोई बच्चा बता सकता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैं बताऊं, हाफ इंटू I1 I2 अपॉन I1 प्लस ऑफ I2, और यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा 2 प्लस, हाँ जी, यहाँ पर ज्यादा लॉस होगा क्योंकि दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में नहीं चल रही थी। ये छोटा सा पॉइंट, टीचर इसकी रेशो भी तो पूछ सकता है ना। देखो अब अगर तुम मुझे बोलो कि सर पेपर तैयार करो, तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा देखो जी दो सिचुएशन है, एक में एक डिस्क क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज पास लेके आए, और दूसरे में एक क्लॉकवाइज चल रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज, और बच्चे इनको फिर हम जोड़ रहे हैं, मतलब कि एक में दोनों सेम डायरेक्शन में, एक में एक क्लॉकवाइज दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों केसेस में जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या है। अब बच्चा बैठा रहेगा और वो बोलेगा मैं इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करूं, नहीं, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं। मान लिया जाए मैं आपको जेई मेंस का एक मोस्ट प्रोबेबल, हाँ बोलो बच्चे, बोलो शाबाश। सर कोलिजन में भी हमने ऐसा ही फॉर्मूला किया था ना। एग्जैक्टली और मैं आपको एक चीज बताऊं करमन जी, कोलिजन के साथ साथ जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे वहां पर भी सेम फॉर्मूला आएगा कैपेसिटेंस के अंदर। वहां पर दो कैपेसिटर्स को आप जब जोड़ते हो तो लॉस ऑफ एनर्जी बतानी, सेम फॉर्मूला, सेम सिचुएशन में। ये आकाश ने तुम्हारे लिए बहुत भला किया, नहीं तो बच्चा पूछता नहीं है कि सर ये क्वेश्चन करवा दो, ये तो बहुत भले वाली बात की है इसने, इसे बहुत बच्चों की जिंदगी संवार दी। और देखो अब मैं आपको बताता हूँ जेई मेंस के अंदर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे कैसे डेवलप होते हैं। जैसे टीचर ने बोल देना जी ये 60 रेडियंस का है और आपके पास नीचे वाला 20 रेडियंस का है और इनकी डायरेक्शन सेम है, और फिर वो बोलता है कि नहीं दूसरे केस में ये 60 रेडियन वाला ऐसे चल रहा था पर 20 रेडियन वाला ऑपोजिट आपके पास इसके साथ आकर जुड़ा। तो दोनों डिस्क के अंदर दोनों केसेस में जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसकी रेशियो बतानी है। बताओ कैसे बता दोगे? तो आपके पास पहली सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस किसके बराबर आ जाएगा 60 माइनस 20 का स्क्वायर, और दूसरे केस में जहां ऑपोजिट है तो आपके पास कितना आ जाएगा 60 प्लस ऑफ 20 का होल स्क्वायर। अब बताओ बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 40/80 का होल स्क्वायर, तो आपके पास 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। पता लग गया? आपके पास 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। लग गया पता कैसे आया 1/4? यस सर। और अगर मैं इसको और मुश्किल करना आकाश में पता क्या बोलूंगा, बताओ कि उसके अंदर कितना परसेंटेज का डिफरेंस है, या फिर कितना 75% का डिफरेंस है, या 25% रह गया। बहुत चीजें यार, अगर आप अपना दिमाग 1/4 का मतलब 25% है तो बहुत दिमाग लगाया जा सकता है कि आपको टीचर क्या बोल सकता है, कैसे समझा सकता है। तो खैर बच्चे अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तो खुश भी है मन कि यार एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और उसने बाकी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बता बच्चे आकाश। 7.30। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन 7.30। बेटा ये क्वेश्चन वैसे मैंने क्लास के अंदर कराया हुआ, इस वजह से मैं सीधा इसके फॉर्मूले पे जाऊंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर कराया। अ सॉलिड डिस्क एंड रिंग बोथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पर एक सॉलिड डिस्क है बच्चे, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक रिंग, और मेरे पास बच्चे यहाँ पर एक रिंग है। ये रिंग आ गई और डिस्क आ गई, और दोनों का रेडियस हमारे पास कितने के बराबर है? इसका रेडियस बच्चे 10 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस भी 10 सेंटीमीटर। फोकस करते रहना। ये बच्चा हमारे पास स्फीयर, ये रिंग आ गई, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, placed on the horizontal table simultaneously with initial angular speed। अब ओमेगा गिवन है और ये 10 पाई है, और ओमेगा गिवन है बच्चे और ये 10 पाई है। इसका मतलब इम्प्योर रोलिंग हो रही है। और क्यों इम्प्योर रोलिंग हो रही है और कौन सी स्लिपिंग हो रही है, बैकवर्ड की फॉरवर्ड? और इंग्लिश कौन सी हो रही है? आई एम सॉरी, फॉरवर्ड इंग्लिश हो रही है कि बैकवर्ड इंग्लिश हो रही है? फ्रिक्शन कहाँ लग रही है सर बैकवर्ड हो रही है। फ्रिक्शन तो आगे लग रही है सर। इसका मतलब आपके पास इंग्लिश कौन सी हो रही है बच्चे हमारे पास? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इंग्लिश। जहाँ पर फ्रिक्शन लगती है वही इंग्लिश होती है, क्योंकि हमें भी इंग्लिश के साथ फ्रिक्शन महसूस होती है ना, तब करके ऐसे याद रखना। और बच्चे हमारे पास विच ऑफ द टू विल स्टार्ट टू रोल ओवर द फर्स्ट? इसमें से सबसे पहले बच्चा हमारे पास कौन रोल ओवर करेगा? और म्यू के की वैल्यू कितने के बराबर है? 0.2।
देखो वो टाइम पूछ रहा है। अब टाइम के बच्चे हमारे पास, क्योंकि अगर वो एंगुलर वेलोसिटी पहले देता है तो फॉर्मूला होगा आर ओमेगा माइनस वी, और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर म्यू जी आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ आपके पास क्या आ जाता है, 1 प्लस ऑफ हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, एम आर स्क्वेयर अपॉन मेरे पास क्या आ जाता है, आई आ जाता है। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर बच्चे हमें प्रॉपर पूरा डिराइव करना पड़ेगा। तो पहले आप इस बात को, पिछले सारे लेक्चर्स आप देखिए, वहां पर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास v की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ये इनिशियल होती है। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाती है, प्योर रूलिंग। इम्प्योर रूलिंग प्योर रूलिंग में कन्वर्ट कैसे होती है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो t इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखते हैं बच्चे, ओमेगा मेरे पास 10 पाई के बराबर है, म्यू दोनों के लिए सेम है, तो 0.2 इंटू जी, ये 10 है। और बच्चे रिंग के लिए बताओ, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर। तो ये कैंसल हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 पाई, और नीचे बच्चा हमारे पास 2 इंटू आपके पास 2 4, तो हमारे पास 100 आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पर 4, तो 25 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 सेंटीमीटर का -2 आ जाएगा। ये रिंग का केस आ गया, या हमारे पास रिंग का केस आ गया। अब बताओ डिस्क के केस में ये बॉडी कैसे रोल करेगी, तो r इंटू 10 पाई और नीचे 0.2 इंटू बच्चे 10 और 1 प्लस ऑफ एम आर स्क्वेयर। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, हाफ एम आर स्क्वेयर, तो ये कैंसल हो जाएगा। अब ऊपर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 पाई, नीचे बच्चे 2, और ये 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। तो ये आपको खुद पता लग रहा है कि डिनोमिनेटर बड़ा होने से टाइम बड़ा हो जाता है कि छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 4 है और यहाँ पर 6 है, तो 100 वैसे तो 10 की पावर -2 से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई आ जाएगा, और नीचे 6। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कम टाइम लग रहा है, और ऊपर बच्चा हमारे पास ज्यादा टाइम लग रहा है। और इस वजह से, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, π/4। तो π/4 बड़ा है कि बच्चे हमारे पास π/6, तो आपके पास बच्चे 4 बड़ा टाइम है, π/6 छोटा है। तो डिस्क विल स्टार्ट टू रोल अर्लियर, तो ये क्वेश्चन का आंसर है। बेटा ये फॉर्मूला याद कर लेना। और एक और बात, ये कहानी की शुरुआत है। अगर टीचर यहाँ पर आपको लीनियर वेलोसिटी दे तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, vi माइनस आर ओमेगा, डिनोमिनेटर सेम रहता है, याद रखना। और ये भी टीचर पूछ सकता है कि जब प्योर रोलिंग हो रही है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या थी, तो फिर बच्चे उसको निकालने का तरीका v = u + at, पर ये मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं, इस वजह से मैं इसकी डेरिवेशन दोबारा नहीं करवा रहा हूं। तो 7.30 NCERT का बच्चे ये क्वेश्चन है। तो डिस्क सबसे पहले रोल करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो जी करमन जी। सर जब बैकवर्ड इंग्लिश होएगी तब v - r ओमेगा करेंगे ऊपर, हाँ तब v - r ओमेगा, क्योंकि तब v गिवन होगा। और अब आप इरिडोफ के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, जहां पर इरिडोफ इस पॉइंट को बताती है कि जब आपके पास प्योर रोलिंग होनी शुरू होती है तो ये बच्चे जो इसका वो पॉइंट है जो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, वो एक पर्टिकुलर पाथ लेके नीचे आता है, कर्व लेके नीचे आता है। तो इरिडोफ में 2 क्वेश्चन है, वो जरूर कर लेना, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन इसी से इंस्पायर्ड भी है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पूछो बच्चे, नेक्स्ट वन बच्चे। आकाश क्लियर है सर, क्लियर है। नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हो गए सर, मेरे हो गए डाउट। अच्छा चलो हो गए, चले। सो अब बच्चे हमारे पास टाइम भी मेरे को लगता है कि काफी हो गया बच्चे, बल्कि NCERT आकाश ने अपनी तरफ से पूरी फिनिश कर दी। अब आप देखो कि आप कहाँ पर। अब बच्चे हमारे पास फिर मिलते हैं बच्चे, हम तो लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। ये धीरे धीरे करके ही बच्चे, ये जो लॉट होता है क्वेश्चंस का, आंसर्स का, ये कॉन्सेप्चुअल चीजों का, डाउट्स का, ये हमारे पास ऐसे ही खत्म होता है। जी आकाश बोलो। सर कल टेस्ट की टाइमिंग क्या रहेगी? टेस्ट बच्चा आपका जो रहेगा वो बच्चे मैं सोच रहा हूँ कि आप सजेस्ट करिए एक टाइमिंग बताइए, क्योंकि आपने अगर स्कूल जाना हुआ फिर बच्चे मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर 12 o'clock तक देंगे आपको, हाँ है ना।
नहीं सर, डमी है सर मेरा। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर मैं बच्चे 12 o'clock तक डाल देता हूँ, ठीक है बेटा। ठीक है सर। किस चलो, चैप्टर सुबह क्लास है ना 5 बजे। हाँ 5 बजे। अभी क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल है लड़के, कोशिश, अलार्म तो लगा चुका हूँ, देखते हैं बच्चे तो पॉजिटिव मन के साथ सोएंगे तो उठ भी जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, है ना। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यूनिट एंड डायमेंशंस का पेपर है एक बच्चे, और संडे को भी पेपर है यूनिट एंड डायमेंशन और काइनेमेटिक्स का, ये भी ध्यान रखना। तो सर अब जुट जाओ। ऑफलाइन है ना हमारा? हाँ सर। आप बाकी इनका ऑफलाइन है और बाकी बच्चों का ऑनलाइन है, ठीक है। सर चलो। 9:30 बजे। हाँ 9:30 बजे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 9:30 बजे की भी बात हो चुकी है, वहां पर भी कल वाली हाँ मिलते हैं। यस सर, वो भी है। हाँ मिलते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आ तो जाएगा इसको, सर फिर? हाँ आ जाएं फिर? हाँ बच्चे, अभी आने के लिए अभी सोएंगे तभी आएंगे ना, आए ना। ठीक है सर, थैंक यू। चलो, ओके बाय ओके बाय, सर, टेक गुड केयर, नाइट। ध्यान रखना। ओके गुड नाइट बच्चे। थैंक यू सर।